हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इंडियन आर्मीज बिगेस्ट एनिमी। सो ना तो ये पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना यूएसए है, ना और कोई अदर कंट्री, बल्कि इंडिया में रहने वाले उन रिटायर्ड लोगों का अनऑफिशियल नेटवर्क है जो कि इंडियन आर्मी में लॉबिंग का काम करते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ डेंजरस इज चंडीगढ़ लॉबी टू द इंडियन आर्मी, नॉट ओनली इंडियन आर्मी बट ऑल्सो टू इंडिया सिक्योरिटी। इस लॉबी को समझने से पहले हम एक क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, लेट 90s और अर्ली 2000 में क्या होता था कि जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स आया करते थे, वो बॉम्बे क्रिकेट लॉबी के द्वारा आया करते थे, क्योंकि फॉर्मर बॉम्बे प्लेयर्स थे। वो एक तरह की लॉबिंग, एक तरह का प्रमोशन, एक तरह का इंटरव्यूज और मीडिया आर्टिकल्स के द्वारा अपने बॉम्बे प्लेयर्स को प्रमोट करते थे टू द इंडियन टीम। अब आगे बढ़ने से पहले इसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि कैसे एक तरह का लॉबी काम करता है। अब आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली चंडीगढ़ लॉबी किस तरीके से इंडियन आर्मी में काम कर रहा है। लेकिन अभी ये एक्चुअली में क्रिकेट की तरह काम नहीं करता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीप स्टेट क्या होता है। इस डीप स्टेट को समझने से पहले आपने काफ़ी बार न्यूज़ आर्टिकल्स में या न्यूज़ में ये सुना होगा डीप स्टेट। तो डीप स्टेट इज़ अ परमानेंट अनइलेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाई लेवल ऑफिशियल हु होल्ड द रियल पावर रिगार्डलेस ऑफ हु विंस एन इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस हर 5 साल में चेंज होते हैं, लेकिन जो उनके अंडर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ये सब जो फ्रेमवर्क या पॉलिसीज है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये कई सालों तक पावर्स में रहते हैं, जो कि इंडियन इंडियन फ्रेमवर्क है, इंडियन पॉलिसीज है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चाहे पॉलिटिशियंस हर 5 साल में चेंज हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने की जो पावर है, वो एक्चुअली इन ब्यूरोक्रेट्स के पास रहती है। तो दिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज अ डीप स्टेट इन अ गुड सेंस टू द इंडिया। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में ये जो लॉबी है किस तरह का काम करता है। तो जो चंडीगढ़ लॉबी है, ये भी एक तरीके का डीप स्टेट है, बट इन अ बैड सेंस। क्यों? क्योंकि मैं इसको समझाता हूँ। अब आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत सर का, जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था नीलगिरी हिल्स के ऊपर। तो उसमें हमारे जो जनरल बिपिन रावत सर है, जो फॉर्मर सीडीएस ऑफिसर भी थे, जो उनका एक्सीडेंट से डेथ हो गया था, उस पे आप देखेंगे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ट्वीट्स भी आप देख पाएंगे, जहाँ पे लोगों ने कमेंट कर रखा था कि कर्मा हिट्स बैक, विपिन इज गॉन, रोल इज बैक एंड विपिन इज गॉन। इस तरीके का आपने देखा होगा, कई न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ऐसा कई लोगों ने ऐसे एज अ डिफेंस एनालिस्ट ऐसे बात कर रखी थी, कई ट्वीट्स ऐसे कर रखे थे, कई सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऐसे कर रखे थे। तो एक्चुअली एक्चुअली ये लोग कौन थे? एक्चुअली ये लोग रिटायर्ड जनरल्स थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स थे इंडियन आर्मी के, जो कि रिटायर हो चुके थे। और ये एक चंडीगढ़ लॉबी का पार्ट थे, जो कि इस तरह का ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि इनको जनरल बिपिन रावत के होने से कोई इनको बेनिफिट्स और कमीशन नहीं मिल रहा था। तो अब समझते कि चंडीगढ़ लॉबी है क्या। चंडीगढ़ लॉबी कोई ऑफिशियल ग्रुप या ऑफिस नहीं है। ये एक तरह का स्लैंग है, जो कि एक आम तौर पर लोग यूज करते हैं इंडियन आर्मी के रिलेटेड, जो इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल सर्कल्स में उन ताकतवर लोगों के लिए यूज किया जाता है, जो पर्दे के पीछे से आर्मी के फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं और इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सबसे पहला इंसिडेंट आया, वो आया जो हमारे फॉर्मर चीफ थे जनरल वीके सिंह, उनसे रिलेटेड। अब वो जो हमारे जनरल वीके सिंह जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, वो 2010-2012 के बीच में थे। और ये जो इनका टेन्योर था, ये 2013 तक एक्सटेंड हो सकता था, क्योंकि जो आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है। लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस टाइम कि जो इंडियन आर्मी है, उसको जो डिफेंस डील है, हमें फॉरेन इंपोर्ट्स पे नहीं करना चाहिए, फॉरेन कंपनी से हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी डिफेंस डील के लिए, हमें इंडियन कंपनी से जो अपना डिफेंस डील है उसको करना चाहिए। इसी बात पे चंडीगढ़ लॉबी को वो चीज़ उनके बेनिफिट्स के हिसाब से सही नहीं थी, तो उन्होंने एक कंट्रोवर्सी कर दी रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपको पता है जो भी जो 70s 80s के टाइम का जो वक्त था, या अर्ली 2000 के टाइम था, उनका डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी कंट्रोवर्सी होती थी, कि वो डिजिटलाइज नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम हुआ क्या कि जो जनरल वीके सिंह थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में दो डेट ऑफ बर्थ थी, एक थी 1950, एक थी 1951। अगर 1951 ली जाती, तो एक्चुअली में वो 2013 तक आर्मी चीफ होते, लेकिन 1950 की कंट्रोवर्सी बनाई गई, जिससे वो 2012 तक ही रहते। और इसमें क्या होता है, एक बैच ऑफ रैंकिंग होती है कि इस हिसाब से जो अगला आर्मी चीफ हो सीनियोरिटी के रूल्स के हिसाब से बनता है। अगर 2012 ले ली जाती, जो 2012 होती, तो उसमें होता क्या कि जो अगला आर्मी चीफ था, वो इन्हीं चंडीगढ़ लॉबी के हिसाब से काम करता, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी, या उनकी जो एक ये लॉबिंग करने का काम था चंडीगढ़ लॉबी का, वो फॉरेन कंपनी से, फॉरेन डिफेंस से इंपोर्ट करने का काम था। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, तो ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक गई, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को उनकी जनरल वीके सिंह के अगेंस्ट जाना पड़ा, और उन्होंने 1950 डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की। और जनरल वीके सिंह, जो फॉर्मर जनरल वीके सिंह थे, उन्होंने 2012 में आर्मी चीफ के पद से रिटायरमेंट ली।
और जो नेक्स्ट इनलाइन आर्मी चीफ थे वो 2030 में जो बने, तो उसमें ये चंडीगढ़ लॉबी का काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि इनको उसके बदले कई सारे बेनिफिट्स और कमीशन मिलते हैं। अभी बेनिफिट्स और कमीशन क्यों मिलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया था कि जनरल वीके सिंह का इसमें कि इस टर्म को सबसे ज़्यादा हवा तब मिली जब 2010 से 12 में तब के आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने खुलेआम कहा कि एक लॉबी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने खुलेआम एकदम पब्लिकली ओपनली कहा कि एक लॉबी काम कर रही है, तभी ये जो चंडीगढ़ लॉबी है इसका सामने एक नाम आया। अब बात करते हैं कि इनको क्या फ़ायदा मिलता है और ये ऐसा करते क्यों हैं? तो एक्चुअली में क्या होता है, ये लॉबी किस तरीके से काम करती है कि इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, कमीशन मिलता है किस तरीके से कि जो इंडियन आर्मी जो फॉरेन डील साइन करती है, ये उनको बढ़ावा देती है। ये चाहते हैं कि जो इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस के जो डील्स है, चाहे वो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर जेट्स हो, डिफेंस सिस्टम हो या एंटी टैंक मिसाइल्स हो या टैंक्स हो, हमारे गन्स हो, वो सारे के सारे हम फॉरेन कंपनी से परचेज़ करें जिनसे इनको एक कमीशन और बेनिफिट्स मिले। अगर आप बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल तेजस या अर्जुना टैंक है, तो जभी भी हम इनकी बात करते होंगे तो आप देखते होंगे कि न्यूज़ मीडिया और यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो कि सीधा कहते हैं कि देखिए ये तो खराब है, हमें और कोई फॉरेन वेपन खरीदना चाहिए, फॉरेन जेट खरीदना चाहिए, फॉरेन टैंक खरीदना चाहिए, ये चीज़ इंडियन आर्मी के लिए सही नहीं है। तो एक तरीके से प्रमोशन आप फॉरेन डील को फॉरेन इंपोर्ट्स के लिए प्रमोशन करते हैं जिसके बदले इनको कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं कर कैसे पाते हैं? एक्चुअली करते कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इंडिया ने राफेल परचेज किया और राफेल ऐसे नहीं कि हमने डील साइन किया और फटाफट आ गए, ऐसा नहीं होता। इंडियन आर्मी के जो हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं फ्रांस, और वहाँ पर वो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, यूनिट है, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर फ्रांस के जो लोग हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होकर गए हैं इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, तो वहाँ पे उनकी खातिरदारी करते हैं। एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करी जाती है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बॉन्ड बनाने की कोशिश करी जाती है जिससे होता क्या है कि वो इन फ्यूचर कोशिश करते हैं कि जब ये रिटायर हो जाएँगे तो ये लॉबी की तरह काम करेंगे हमारे लिए और फॉरेन डील्स फ्रांस के लिए साइन करवाएँगे फॉर द इंडियन आर्मी। जिससे फ्रांस की कंपनीज़ को फ़ायदा हो और इंडिया का जो एक आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना है या इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है इंडियन वेपन सिस्टम की, ये ना हो पाए। जिससे इनको क्या मिलेगा? इनको कमीशन्स मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसके आगे हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से काम करता है इनका जो सक्सेशन प्लानिंग होता है। अब जैसे कुछ आर्मी चीफ्स, मतलब जो आर्मी चीफ्स होते हैं, तो उनकी हर आर्मी चीफ की एक अलग पॉलिसी होती है, एक अलग कहीं न कहीं एक बैंडिंग होती है कि वो फॉरेन इंपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या इंडियन इंडिजिनस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो वेपन सिस्टम है वो बढ़िया है फॉरेन से, लेकिन ये कई आर्मी चीफ्स का एक टिल्टनेस होता है कि किसकी तरफ झुकना चाह रहे हैं, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इनके हिसाब से चंडीगढ़ लॉबी के हिसाब से अगर कोई आर्मी चीफ जो इनके हिसाब से फॉरेन कंपनी से डील साइन करा तो वो इनके लिए बढ़िया है। लेकिन वो कहीं न कहीं अगर इंडियन कंपनी से डील साइन करने की या वेपन सिस्टम परचेज़ करने की कोशिश करी जा रही है, तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं? सक्सेशन प्लानिंग से, कि अगला आर्मी चीफ को बनाने की कोशिश करते हैं कि अगला आर्मी चीफ बने वो इनके अकॉर्डिंग बने। वो करते क्या है कि आपको पता है जब ये सीनियर्स हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं जो इनके जूनियर्स होते हैं बाद में वो सीनियर्स बनते हैं और हाई लेवल पोस्ट पे जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक इनकी बॉन्डिंग होती है जस्ट लाइक टीचर एंड स्टूडेंट। अगर वो स्टूडेंट जब लाइफ में आगे बढ़ जाता है तब वो अपने वापस टीचर से मिलता है, तो कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट होती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और उन एक एक तरीके का माइंडसेट सेम होता है और काफ़ी बात उसको फ़ॉलो करता है। तो उसी तरीके का एक तरह का माइंडसेट और एक तरह बिल्डअप होता है कि वो बात फ़ॉलो करने का। तो इस तरीके से काम करता है सक्सेशन प्लानिंग में, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि इनका अगला अगला आर्मी चीफ इन लाइन वो उनकी बात के हिसाब से फ़ॉलो करे या हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स उनके बात के हिसाब से फ़ॉलो करें। अब आपने एक मूवी देखी होगी अय्यारी करके, जो कि मनोज वाजपेयी की थी। उसमें आपने देखा होगा ये उसी आप अगर आपने वो मूवी देखा होगा तो आप इस सीन को समझ पा रहे होंगे पूरा चंडीगढ़ लॉबी को, किस किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट के हिसाब से कि प्रोक्योरमेंट में क्या है कि जो भी इंडियन कंपनीज जब इंडियन आर्मी जब फॉरेन कंपनी से जब वो परचेजिंग करती है, तो ये कई ऐसे मीडिया आर्टिकल्स और डिफेंस एनालिस्ट बन के न्यूज़ चैनल पे एक अपना एजेंडा चलाते हैं और वो एजेंडा किसका होता है? वो फॉरेन कंपनीज का होता है, वो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज का होता है जो कि चाहते हैं कि इन सब के बदले इन लोगों को एक तरीके का कमीशन देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। अच्छा, ये बात समझ लीजिए कि जो चंडीगढ़ लॉबी है ना, ये चंडीगढ़ से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि चंडीगढ़ को एक तरह का हेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली ये है कि जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया में जो हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद जो अपना सिटी ऑफ रिटायरमेंट है, वो चंडीगढ़ चुनते हैं। क्यों चंडीगढ़ चुनते हैं? क्योंकि चंडीगढ़ को द हार्ट ऑफ इंडियन फोर्सेस कहा जाता है। इसलिए वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के हाई लेवल ऑफिसर्स और नॉर्मल ऑफिसर्स भी रिटायरमेंट प्लान होने के बाद अपने फ्यूचर के लिए चंडीगढ़ आकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी रिगार्डिंग से चंडीगढ़ का एक तरह का नाम लिया गया कि चंडीगढ़ लॉबी। बाकी ऐसा चंडीगढ़ को किसी तरह का कोई हेट नहीं है, ये कोई और सिटी भी हो सकती थी। अब
यहाँ पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि ये लॉबी फ़ॉरेन आर्म कंपनीज़ के साथ मिली होती है। जब भी इंडिया को कोई अपना मेड इन इंडिया हथियार जैसे अर्जुन टैंक या तेजस बनाने की कोशिश करता है, तो ये लॉबी मीडिया में न्यूज़ आर्टिकल्स लिख कर उसे फ़ेल या बेकरार साबित कर देती है, ताकि विदेशी माल खरीदा जाए और कमीशन बने। इन लोगों का कमीशन और बेनिफिट्स बने। अब आपने कई बार ट्विटर और रेडिट पे ये चीज़ सुना होगा, इम्पोर्ट बहादुर। इम्पोर्ट बहादुर आपने टर्म सुना होगा कि जैसे ही कोई डील होने वाली होती है, तो ऐसे ही ये लोग न्यूज़ आर्टिकल्स में चलाने लगते हैं, देखिए ये तो खराब है, हमें फॉरेन इम्पोर्ट्स लेना पड़ेगा। हमें जैसे हमने तेजस 114 एयरक्राफ्ट हमने साइन किए थे फॉर एचएएल। सो जैसी चीज़ डील साइन हुई तो कई लोगों आपने देखा होगा ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि कई रिटायर्ड आर्मी जनरल्स और सीनियर लेवल पोस्ट पे रहे हुए रिटायर्ड ऑफिसर्स कई सारे ऐसे ट्वीट्स लिखते हैं कि देखिए ये तो खराब है, ये हमें फॉरेन इम्पोर्ट्स करना पड़ेगा। इससे अच्छा फॉरेन वेपन्स है, हमें राफेल खरीद लेते हैं और राफेल खरीद लेते हैं इस तेजस की जगह। तो इस तरीके का जो एक माइंडसेट और इस तरीके का जो एक फेक नैरेटिव है वो बिल्डअप किया जाता है। अब बात करते हैं कि मीडिया नैरेटिव्स में क्या करते हैं ये लोग कि कई रिटायर्ड ऑफिसर न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स लिखते हैं जो दिखने में तो एक्सपर्ट ओपिनियन लगते हैं, पर कभी-कभी वो किसी खास ग्रुप या कंपनी के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। ये आपने अक्सर कई बार आप नोटिस करिएगा ये ऐसा होता है। अब ये बात करते हैं ना, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में ही ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि ऐसी जो लॉबी होती है वो हर कंट्रीज़ में ऐसा काम करती है। लेकिन इंडिया को फ्यूचर में, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि व्हाई इंडिया इज़ नॉट अ मिलिटरी सुपर पावर, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने फॉरेन इंपोर्ट्स परचेज़ करते हैं। उन फॉरेन इंपोर्ट्स के परचेज़िंग में, डिफेंस परचेज़िंग में सबसे बड़ा कुछ जो कारण है कहीं न कहीं चंडीगढ़ लॉबी है, क्योंकि एक तरीके से पूरा बढ़ावा देती है इस डील को साइन करने से, इनको कमीशन और बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम यूएसए के बारे में कि यूएसए में किस तरह का ये लॉबिंग काम करती है। वहाँ पे भी लॉबी होती है कि वहाँ पे सबसे खतरनाक लॉबी है इसमें पेंटागन, बोइंग, लॉकहीड जैसी कंपनियाँ, सीनेटर्स जो उनका पार्लियामेंट होता है, उन सब के लोग इसमें रहते हैं। एक तरह का इनका लॉबिंग चलता है और ये कोशिश करते हैं कि यूएसए किसी न किसी वॉर में उलझे रहे। कभी ईरान में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी वियतनाम में, कभी जापान के साथ कहीं न कहीं ये वॉर में उलझे रहे, ताकि इन लोगों का जो वेपन्स है वो हमेशा एक्सपोर्ट्स होते रहे और इनकी कंपनीज़ को फ़ायदा होता रहे। तो ये भी एक तरीका लॉबिंग का काम करते हैं जो यूएसए में है। अब पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, वहाँ पे जब फेमस वर्ड है एस्टेब्लिशमेंट, कि वहाँ के जो सबसे सारी चीज़ कंट्रोल करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, वहाँ पे एक रावलपिंडी बेस्ड लॉबी है। आपको पता होगा पाकिस्तान में एक टर्म, एक बहुत लाइन बोली जाती है, अगर तुम रावलपिंडी के हो, तो तुम पाकिस्तान में सेफ हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने बड़े-बड़े आर्मी जनरल्स हैं, आर्मी चीफ है, बड़े-बड़े हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे रावलपिंडी से आते हैं और पूरा का पूरा उनका जो पाकिस्तान का आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस है, सारे के सारे रावलपिंडी कंट्रोल करता है। इसलिए कभी-कभार बोलते हैं कि भाई रावलपिंडी से हो तो तुम कुछ भी करो, पाकिस्तान में बचे रहोगे। अब उसके बाद यूके में भी सेम लेवल की चीज़ होती है, चाइना में भी सेम लेवल की चीज़ होती है। लेकिन जो इंडिया में होती है ना, देखिए ये जो कंट्रीज़ है चाइना, यूएसए, यूके काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इनको इनके खुद का इंडिजिनस सिस्टम है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, लेकिन इंडिया के पास ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें फॉरेन इम्पोर्ट से डिपेंड होना पड़ता है और ये जो फॉरेन इम्पोर्ट्स का खेल है, ये जो गेम प्ले चले आ रहा है काफ़ी समय से, जबकि इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनने को जा रहा है, तभी भी ये गेम प्ले किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि इनके पीछे कहीं न कहीं हाथ चंडीगढ़ लॉबी का है और ये चंडीगढ़ के लॉबी का है, जिसके कारण इन लोगों को बेनिफिट्स और कमीशन मिलता है। अब आगे बात करते हैं ना कि जो जनरल बिपिन रावत और उसके बाद के सीडीएस सिस्टम ने पावर को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया, जिससे लॉबीज का काम मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि अब फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर है, विदेशी कंपनीज के मिडलमैन का काम ठंडा पड़ गया है। तो अब ये करते क्या, भी इन्होंने नया तरीका सीख लिया, इन्होंने डिजिटल फुटप्रिंट का तरीका अपनाया है कि अब ये न्यूज़पेपर से ज़्यादा ट्विटर और यूट्यूब पर एक्टिव है, जहाँ वो एनोनिमस डिफेंस हैंडल्स के जरिए अपना नैरेटिव चलाते हैं। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स है जो कि अननोन है और एक तरह का एक एजेंडा चलाते हैं कि ये फॉरेन इंपोर्ट्स हमें करना चाहिए, ये हम फॉरेन वेपन सही है, ये फॉरेन जेट सही है। तो इस तरीके का, अब आपको याद होगा जो मोगामी वारशिप है जापान की, इंडिया में काफ़ी बात की जा रही है कि उसको हम ले लें, उसको परचेज़ कर लें। एक तरह का यहाँ भी एक आप देखेंगे ना, एक तरीके का कमीशन, एक तरीके का वापस लॉबिंग का काम चालू हो गया है। लेकिन आपने देखा होगा F-35 जो यूएसए दे रहा था हमें, 5th जनरेशन यूएसए का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, वो हमें इंडिया को वो सेल करने को तैयार था। इंडिया में बहुत हाई लेवल लॉबिंग की गई कि इंडिया इसको परचेज़ कर ले, इसको परचेज़ कर ले, इस फॉरेन इंपोर्ट को परचेज़ कर ले। बल्कि हमारा खुद का एक प्रोजेक्ट चल रहा है एमका करके। जैसे ही एमके की बात चलती है ना, तो वहाँ पे कई सारे लोग इस तरीके के नैरेटिव बनाना चालू कर देते हैं और ये जो यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्चुअल लोग होते हैं, वो काफ़ी एक हाई लेवल पोस्ट के लोग होते हैं। तो ये नैरेटिव जो चलाते हैं, ये चंडीगढ़ लॉबिंग का ही पार्ट होते हैं।
अब बात करते हैं कि इनका सक्सेशन प्लान कैसे काम करता है। अभी तो बात मैंने कर दी फॉरेन प्रोक्योरमेंट की, अब बात करनी है इनकी सक्सेशन प्लान की कर दी। ये क्या करते हैं जब ये अपने सीनियर पोस्ट पर रहते हैं रिटायरमेंट होने से पहले, तो एक आर्मी में बहुत ही एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये इसमें रेटिंग्स जो होती है, रैंकिंग होती है, कम कर देते हैं। जैसे अगर आपको आर्मी चीफ या सीडीएस जो आर्मी में बनते हैं उसके लिए जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है एसीआर, उसमें आपके रैंकिंग या आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए पूरे सालों में। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, जिनके चाहते हैं कि इसकी सोच उस हिसाब से नहीं है, तो ये उस सीनियर पोस्ट पे होने से क्या करते हैं, इन लोगों को या ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे इनकी बात कोई ना सुन पाए और इनको उस लेवल का एक्सपीरियंस ना हो मिल पाए, जिससे इनका जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ये भी खराब हो जाता है। और कई बार ये डेट ऑफ बर्थ का डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं इंडियन आर्मी में, जो हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ये जो लॉबी काम करती है ऐसा। और आपने इसका एग्जांपल देख ही लिया होगा 2010 वाला जनरल वीके सिंह वाला, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमें फॉरेन इंपोर्ट्स नहीं परचेज, फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें इंडियन कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए और वेट थोड़ा करना चाहिए, आर&डी पे फोकस, ये सब। जब इस तरह की बातें उन्होंने करना चालू की तो किस तरीके से उनका डेट ऑफ बर्थ का कंट्रोवर्सी किया गया, और उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफाई भी करा, बाद में बोला भी कि मेरे खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है जो कि मेरे अगेंस्ट है। अब बात करते हैं द लाइन ऑफ सक्सेशन ब्लॉकिंग। ये जो एक सिटिंग चीफ या टॉप लॉबी ये कोशिश करती है कि उनका पसंदीदा ऑफिसर सही वक्त पर सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हो। इसके लिए वो दूसरी काबिल ऑफिसर को ऐसी जगह पोस्ट कर देते हैं जहां से उनका रिकॉर्ड खराब हो जाए और उन्हें कमांड एक्सपीरियंस ना मिले। ठीक है, इस तरीके का ये सब जो चीज़ें वो करी जाती है। अब आपको इसका जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली में जो इनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि आपको पता होगा इस तरीके की लॉबिंग का काम करना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, वो भी आर्मी के खिलाफ एक एनिमी बनना, तो कहीं न कहीं इसके लिए पॉलिटिकल बैकिंग ज़रूर होगी, क्योंकि आपको पता है इंडिया में इस तरह का काम करना बिना पॉलिटिकल कनेक्शन होने बहुत ही मुश्किल है। तो हमें पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है कि जितनी भी ये लॉबिंग के लोग होते हैं, जो ग्रुप ऑफ हाई लेवल ऑफिशियल के नेटवर्क इनका होता है, ये उन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में उनसे करीबी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है, जो कि फॉरेन इंपोर्ट्स की डील पे ज़्यादा फोकस रहती है कि हमें फॉरेन इंपोर्ट्स करना है, यूएसए से परचेज़ करना है, हमें रशिया से परचेज़ करना है, यूके से, फ्रांस से परचेज़ करना है। जो गवर्नमेंट या जो पार्टीज़ इन लोगों के इस तरह का माइंडसेट रखती है ना, ये लोग उनको उनसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, उनसे अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ाते हैं। और जो पार्टीज़ ऐसा नहीं करती है, तो ये एक नया एजेंडा चलाते हैं कि क्या हमारे इंडिजिनस वेपन उन फॉरेन वेपन से अच्छे हैं? या तेजस क्या राफेल को टक्कर दे सकता है? क्या हमारा ब्रह्मोस मिसाइल या हमारे दूसरे मीटियोर मिसाइल हमें लेने चाहिए? सो इस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है। क्या हमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये 5th जनरेशन नहीं है, तो हमें यूएसए से परचेज करना चाहिए, बल्कि आपको पता होगा कितना महंगा है। तो इस तरीके के जो ये अपने लिए बेनिफिट्स और कमीशन के लिए इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं इन द फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट, और इनके जो हाई लेवल सीनियर ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है या जो प्रमोशन होता है उन सब में। सो ये एक बहुत ही ऐसा चीज़ है जो कि काफ़ी कम लोगों को पता होगी चंडीगढ़ लॉबी के बारे में, और आपने अय्यारी मूवी देखी होगी तो आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चल जाएगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको फ्यूचर में किस पे वीडियो चाहिए, आप उस पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।